सो स्टूडेंट्स, हम आ गए हैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके, जो कि है MPC 001 का कोड। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके अभी दिसंबर के एग्ज़ाम्स में पूछे जाने वाले हैं। बेसिकली बहुत सारे हाई चांसेस होते हैं कि एग्ज़ाम में जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो इम्पॉर्टेंट आते हैं, जो बुक्स में से चैप्टर्स होते हैं। तो उसी में से यहाँ पर भी हमने जो प्रिपेयर किया है वो बनाया है। सो अगर आपने ये पूरा समझ लिया, एंड तक वीडियो को देख लिया, तो आई वुड जस्ट से यू कि आप पूरा का पूरा पेपर अपना अटैम्प्ट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको ये सारी चीज़ें अपने एग्ज़ाम सेंटर में लेके जानी हैं। आईडी कार्ड, एडमिट कार्ड, अपना एक्स्ट्रा ब्लू एंड बॉल पेन, और अपने सबसे ज़्यादा आपको टाइम से पहले ही पहुंचना है, और अपने आंसर को आप पिरामिड स्ट्रक्चर में बना सकते हो। बाकी अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न होता है, मान लो आपको कुछ PDF चाहिए या फिर आपको ऑफ़लाइन पढ़ने के लिए कुछ मटेरियल चाहिए, तो आप उसके लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। अभी मैं आपको अपनी PDF स्क्रीन पर ले चलती हूँ। ओके, तो हम आ चुके हैं अपनी PDF स्क्रीन पर। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आपको ये फ्री में आपको बहुत जो है, जैसे PDF से, YouTube से आपको नहीं पढ़ा जा रहा है, तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके भी इसको पढ़ सकते हो। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। माय एग्ज़ाम सॉल्यूशन आपको लिखना है यहाँ पे गूगल पे, और यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स आ जाते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे IGNOU MPC चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स अवेलेबल हैं। पूरा सेट है और पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके आपको कोई चार्जेस नहीं देने, ठीक है। मान लो ये मेरा पहला क्वेश्चन है, तो वो भी इसमें दिया गया है। इसके अलावा मान लो आपको जैसे जिसके आंसर्स नहीं दिए गए, उनके ऑलरेडी दूसरे क्वेश्चंस अलग अवेलेबल हैं, उसका डिटेल में अवेलेबल है एनालिसिस। तो ये आप यहाँ से जाके फ्री में पढ़ सकते हो, और आप उसके नोट्स भी बना सकते हो। तो चलिए हम अभी अपनी PDF स्क्रीन पर चलते हैं और अपना ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स का सेट शुरू कर लेते हैं। सो एट फर्स्ट, ये कॉग्निटिव साइकोलॉजी है। सो यू शुड नो अबाउट दिस, दैट व्हाट इज़ कॉग्निटिव साइकोलॉजी। तो ये बेसिकली ई-ज्ञान कोश की बुक में अवेलेबल है। पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट बुक्स आप जाके डाउनलोड कर सकते हो, और कई सारे स्टूडेंट्स के पास तो होती है, तो वो उसी बुक में से अपना जो है, जो ई-ज्ञान कोश की बुक है, उनको मिल जाती है। और यहाँ पर उसी बुक में से भी चैप्टर्स आप पढ़ोगे तो ये सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस वहीं से हैं, तो कुछ भी आउट ऑफ द बुक्स नहीं है। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द ह्यूमन एंड एनिमल मॉडल्स ऑफ द स्टडी ऑफ न्यूरल बेसिस ऑफ मेमोरी। तो इसमें आपको बेसिकली ह्यूमन एंड एनिमल मॉडल बताना है, और न्यूरल बेसिस ऑफ मेमोरी बतानी है कि क्या है, क्या सिमिलैरिटीज़ होती हैं ह्यूमंस एंड एनिमल्स में, एंड क्या एडवांटेजेस रहते हैं, लिमिटेशंस क्या क्या होती हैं, है ना। वो आप एनिमल्स और ह्यूमंस का दोनों का एनालिसिस करके बता सकते हो। देन हमारा सेकंड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द एटकिंसन-शिफरिन मॉडल ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इन डिटेल। तो आपको इनका बेसिकली मॉडल बताना है, इनको क्या कहते हैं। मल्टी स्टोर मॉडल भी कहते हैं, विच इज़ अ थियोरिटिकली फ्रेमवर्क जो कि रिचर्ड एटकिंसन ने दिया था और रिचर्ड शिफरिन ने, तभी उनको दोनों का नाम मिला के मॉडल बताया गया है। तो इसमें 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, सेंसरी रजिस्टर, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। बहुत ही इजी लैंग्वेज में इस पेपर में दिया गया है। मैं यही कह सकती हूँ कि बहुत इजी लैंग्वेज है, कि आपको पूरे कंपोनेंट्स, पूरी डिटेल, सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो इस मॉडल में क्या इम्पोर्टेंस है, किन चीज़ों का, शॉर्ट टर्म मेमोरी का, लॉन्ग टर्म मेमोरी का क्या क्या इम्पोर्टेंस है, वो इसमें आप लिमिटेशन बता सकते हैं। इसको आप अपना जो आंसर पैटर्न है ना, वो आपको पैराग्राफ वाइज रखें। मान लो आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हो, तो इंट्रोडक्शन में आप टॉपिक डालोगे, फिर
आप टॉपिक को ब्लैक पेन से डाल सकते हो, देन उसके बाद आंसर यू कैन राइट डाउन इन ब्लू पेन। सो उससे क्या है, एक पैटर्न दिखता है कि हाँ आपने ये सारी चीज़ें फॉलो अप की हैं। कई बार ऐसा होता है जैसे टीचर्स उन पैटर्न्स के ही एक्स्ट्रा मार्क्स दे देते हैं। देयर इज़ अ थर्ड क्वेश्चन, डिज़ाइन एन एक्सपेरिमेंट टू कंपेयर द मेंटेनेंस एंड एलाबोरेट लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। सो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की कितनी इम्पोर्टेंस है वो आपको इसमें बतानी है, एंड हाउ वी अंडरस्टैंड विद द कॉग्निटिव साइकोलॉजी, किस तरह से स्टोरेज होता है, इनकोड होता है, फिर इंफॉर्मेशन का रिट्रीवल होता है, वो सारी चीज़ें इसमें आप बता सकते हो। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द साइलेंट फीचर्स ऑफ टू फैक्टर थ्योरी। टू फैक्टर थ्योरी को एक ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो थ्योरीज हैं उनके दो नाम होते हैं। कई बार दूसरे नेम से क्वेश्चन आ जाता है और कई बार राउंड डिप करके क्वेश्चन आ जाता है कि ये नहीं तो ये इसका आंसर हो सकता है। तो आंसर वुड बी द सेम विथ ऑल दिस। अगर मान लो टू फैक्टर थ्योरी आया तो भी वही है, और दूसरा उसका नाम आ गया वो भी वही है, और इसको किसने डेवलप किया, मान लो फेडरिक ने, इफ़ फेडरिक हैव डेवलप्ड दिस थ्योरी, तो उनकी ही थ्योरी का क्वेश्चन आ जाएगा कि हु वाज ही एंड एक्सप्लेन इज वन ऑफ द थ्योरी। तो बेसिकली सेम ही आंसर सब में आपको लिखना होगा। हाँ, स्टार्टिंग आप बिगनिंग थोड़ा डिफरेंट कर सकते हो, पूरा सेम नहीं करना, थोड़ा बहुत अपनी आइडिया से आप लगा सकते हो, ठीक है। बाकी इसमें बहुत इजी लैंग्वेज है, और इस तरीके से आप नोट्स अपने बना सकते हो। आप पेन और कॉपी लेके बैठो, जिसमें आपका क्या होगा कि जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लग रहे हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो वो आप उसको पॉइंट वाइज लिख लो। ज़्यादा बड़ा आंसर नहीं करना है आपको, कि नोट्स बनाने में आपके पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। तो जब एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम आप उसको जस्ट हरीडली प्रिपेयर कर सकते हो, तो अपने खुद के बनाएं, ठीक है। बाकी किसी और चीज़ पर डिपेंड बाद में होना, पहले अपनी खुद की जो चीज़ें हैं उन पे आप बना के रेडी कर सकते हो। तो क्या क्या इम्प्लीकेशंस थी इस थ्योरी में, वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है, क्रिटिकली अप्रेज स्परमैन्स थ्योरी, जो उनकी भी थी टू फैक्टर थ्योरी। तो ये अलग अलग थ्योरिस्ट हैं जिनकी अपनी ही टू फैक्टर थ्योरीज़ हैं, तो वो उस लेवल पे आपको उसको बताना है कि इसमें आप पहले इंट्रोडक्शन बताएं कि इसका क्या मेजर रोल है इस थ्योरी का, एंड हाउ वी यूज़ इट। वो सब चीज़ आप इसमें तभी बताओगे ना जब इसमें आप पहले उसको इंगेज करोगे उस पर्टिकुलर चीज़ को। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वही चीज़ें जो हैं, जैसे थ्योरी शुरू कर देते हैं, उसका ओवरव्यू या इंट्रोडक्शन नहीं बताते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है बताना। स्ट्रेंथ क्या क्या है इस थ्योरी में, वीकनेसेस क्या क्या हैं, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट एंड प्रेजेंट एन अकाउंट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स ऑफ IQ एंड डेविएशन ऑफ IQ। तो ये सारे इन डिटेल में हैं, आप इसको एक एक करके जो है स्टॉप करके या पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हो, विच इज़ वेरी इजी लैंग्वेज। और अगर इसका PDF बाय करना, सो यू कैन जस्ट व्हाट्सअप ऑन द सेम नंबर। बाकी इस तरह की थ्योरीज़ के एग्ज़ाम्स में बहुत बार क्वेश्चन आ जाते हैं, शॉर्ट टर्म में भी आ जाते हैं, लॉन्ग में भी आ जाते हैं। देन हमारा 8th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट विथ देयर रिलेटिव एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो इसमें आपको जो इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं वो बताने हैं, और बेसिकली उसमें आपको अलग अलग टेस्ट का डिस्क्रिप्शन देना है। तो इसमें दिया गया है, आप कोई भी 4 या कोई भी 5 टेस्ट याद कर सकते हो, है ना। इसमें तो ज़्यादा दिया हुआ है, और बाकी उसका एक जनरल एग्जाम्पल आप ये भी बता सकते हो कि भाई इसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। ये हमारा फर्स्ट सेट है।
दूसरा सेट भी ऑलरेडी बना हुआ है, बट उसकी वीडियो थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती, दोनों की मिक्स करके, तो इसलिए सेपरेटली आई विल अपलोड द वीडियो फॉर बोथ सेट्स। अभी ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 जल्दी लेके आएंगे। पार्ट 2 के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। देन देयर इज़ अ 9th क्वेश्चन, एक्सप्लेन दैट हाउ इन्वेस्टमेंट एंड कॉन्फ्लुएंस थ्योरी ऑफ अप्रोचेस क्रिएटिविटी एंड प्रेजेंट एंड अकाउंट ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। तो ये जो थियोरीज़ हैं, तो किस तरीके से ये क्रिएटिव थिंकिंग को बता रही हैं। तो क्रिएटिविटी को जो जोड़ा गया है वो आपको वो चीज़ बतानी किन चीज़ों से जोड़ा गया है। इसमें कई सारी थ्योरीज़ इंक्लूड रहती हैं। सो दिस इज़ द 10th क्वेश्चन, वाई स्टडी ऑफ लैंग्वेज इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट। तो बेसिकली लैंग्वेज प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ एवरी सब्जेक्ट और एवरी लाइफ। या लिटरेचर में ले लीजिए, साइंस में ले लीजिए, या किसी भी कम्युनिकेशन में लैंग्वेज प्लेज अ क्रूशियल रोल। उसी तरीके से द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ ह्यूमन माइंड और द साइकोलॉजी टर्म, दिस ऑल्सो अगेन वेरी इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे लैंग्वेज का इम्पोर्टेंस आपको बताना है कि किस तरह से ये किसी दिमाग के साथ आप इसको अगर कोरिलेट करोगे तो उसको समझ पाएगा। तो लैंग्वेज एज अ मिरर ऑफ कॉग्निशन, लैंग्वेज अगेन एक मिरर है कॉग्निशन के लिए। लैंग्वेज एक्विजिशन एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट वेरी इंपॉर्टेंट है। मेमोरी एंड लैंग्वेज में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंट है, वो आप इसमें बता सकते हो, इसमें आंसर में बताया गया है। लैंग्वेज एंड परसेप्शन, अगेन प्रॉब्लम सॉल्विंग लिंग्विस्टिक प्रोसेसेस, लैंग्वेज एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, लैंग्वेज एंड सोशल कॉग्निशन, न्यूरोकॉग्निटिव बेसिस ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज पैथोलॉजीज एंड कॉग्निटिव इंसाइट्स, कल्चरल एंड क्रॉस कल्चरल पर्सपेक्टिव्स। ये सारे पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एक ही आंसर में मैंने सारे पॉइंट्स इसलिए ऐड ऑन कर दिए क्योंकि आंसर जो क्वेश्चन है ना वो किसी भी तरीके से घुमा फिरा के आ जाएगा, जिसमें कई सारे अलग अलग तरह के पॉइंट्स पूछ लिए जाएंगे। तो आपके पास एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो इसी को कहते हैं एक पिरामिड स्ट्रक्चर फॉर राइटिंग द आंसर। तो आपके पास ये पॉइंट्स मैंने इसलिए दिए हैं कि आप इस पॉइंट्स को लिखें, प्रिपेयर करें, समझें, फिर आपके एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम आप इन्हीं पॉइंट्स को लेके ही आंसर पूरा बनाएं। तो जिससे रिलेटेड भी अगर क्वेश्चन आएगा या थोड़ा भी ट्विस्ट करके आएगा तो वो आप कर लोगे, आराम से हो जाएगा आपका एग्ज़ाम। इतना ईजीली आपका इन नोट्स के द्वारा हो जाएगा कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। आपका 100% आपके मार्क्स जो है ना बहुत बढ़िया आने वाले हैं अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करोगे तो। बाकी इन डिटेल में मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगी जिसमें कि क्या क्या गलतियां करते हैं एमए साइकोलॉजी में स्टूडेंट्स अपने एग्ज़ाम्स में, किस तरह के आंसर्स लिखते हैं जिन पे उनको मार्क्स नहीं मिलते और कितना लिखना चाहिए, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। एज यू कैन सी आपने असाइनमेंट जब बनाए होंगे तो असाइनमेंट्स में भी इस तरीके की क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, मैं आपको प्रीवियस ईयर दिखाना चाहूँगी जो इग्नू की वेबसाइट पे फ्री में अवेलेबल है। आप इग्नू प्रीवियस ईयर लिखें, ठीक है, अभी जून का अवेलेबल है। तो आप देखोगे ना ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था जून के एग्ज़ाम में। सो आप देखेंगे ये क्वेश्चन पेपर आया था जून में।
इस तरह का क्वेश्चन पेपर आया था, ठीक है। तो इसमें पूरा बताया जाता है कि सेक्शंस में डिवाइड है, आपको कितने वर्ड्स में लिखना है। मान लो यहाँ पर लिखा है आपका एनी 2 आपको लिखने हैं, तो एनी 2 में आपको 450 वर्ड्स का आंसर लिखना है। तो इसमें पास्ट थ्योरी आई है, प्रॉब्लम सॉल्विंग को आपको डिफ़ाइन करना है, यहाँ पर भी स्टेजेस बताने हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के और उनकी स्ट्रैटेजीज़ को। इसके अलावा यहाँ पर सेक्शन बी में से कॉग्निटिव साइकोलॉजी को डिफरेंट रिसर्च मेथड उसके बताने, वेग एंड नॉर्मन वॉग एंड नॉर्मन्स मॉड्यूल ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। तो मेमोरी के चैप्टर में ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिर लैंग्वेज का अगेन क्वेश्चन आ गया, ठीक है। पाइजट की थ्योरी, तो कॉग्निटिव थ्योरी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, लैंग्वेज में आप कर सकते हो। इसके अलावा सेक्शन सी भी इसमें दिया गया है, जिसमें शॉर्ट नोट लिखने हैं आपको एनी 2, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू बताना है। आईक्यू का मैंने बताया ना आपको, जो भी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं ना कोई क्वेश्चन उसमें से आ ही जाएंगे। तो अगर आप एक आंसर का माइंड में लेके चलोगे ना, मान लो आप किसी एक क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो पूरी तरीके से उसका आंसर जो है आप प्रिपेयर करते हो, उसमें भी इंक्लूड हो जाएंगी वो कुछ थ्योरीज़। तो वो उन्हीं थ्योरीज़ को मिला जुला के आपको आंसर लिखना होता है। मेन तो आपकी वो थ्योरी, तो वही जो थ्योरीज है वो तो आपको पढ़नी ही पड़ेंगी, सारी की सारी जो थ्योरीज़ हैं। थ्योरीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार आपको थ्योरीज पता चल गई तो आप वैसे भी आगे यूजीसी नेट के लिए भी अगर पढ़ाई करोगे तो उन्हीं थ्योरीज़ के बस मिक्सअप करके आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आया, जो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आया तो आप कमेंट करके बताएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।